हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बादल राग को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। बादल राग आपकी पुस्तक का सबसे कठिन चैप्टर माना जाता है। कारण ये कि बच्चे इसको बहुत कठिन मानते हैं कि इसमें कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सी पंक्ति क्या कह रही है, और एग्जाम में सेपरेशन व्याख्या आपसे पूछी जाती है। और ज्यादातर बादल राग जो है महत्वपूर्ण पाठों में से एक है। इसमें से आपको एग्जाम में व्याख्या पूछने की गुंजाइश पूरी तरह से बनी रहती है। तो आइए हम एक एक करके पंक्ति वाइज यानी एक एक लाइन के साथ इसकी व्याख्या को कंप्लीट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी दृढ़ करी भरी आकांक्षाओं से घन भेरी गर्जन से सजग क्षुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर से ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल। पहली बात तो ये देखिए कि आपको ये देखना होगा कि कहां तक का पैरा जो है वो आप एक साथ व्याख्या में लेंगे, ताकि उसका भाव एक सा बन सके और एक तरह से उसकी व्याख्या बना पाए। किसी भी कविता की व्याख्या करते समय हमें ये चीज ध्यान रखनी होती है कि कवि ने कौन सी पंक्ति से लेकर कौन सी पंक्ति तक का भाव एक समान रखा है। तो यहाँ जो मैंने ये एक बॉक्स सा बना दिया है, एक तरह से यहाँ से लेकर जो ए विप्लव के बादल ये जो पंक्ति लिखी है, सॉरी, यहाँ तक ये एक तरह का भाव प्रदान कर रही है। उसके बाद में फिर बार बार गर्जन है, वर्षण है, मूसलाधार, यहाँ से लेकर आप गगन स्पर्श स्पर्धा धीर ये जो पंक्ति है यहाँ तक का भाव एक समान है। फिर उसके आगे हम चलते रहेंगे। तो इस तरह से हम अलग अलग टुकड़ों में करके इसकी व्याख्या को समझेंगे, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए कि किस पंक्ति में क्या भाव व्यक्त हुआ है। तो चलिए देखते हैं। फिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया। यहाँ लिखा है समीर सागर। समीर सागर का मतलब क्या है? समीर यानी हवा, सागर यानी सागर, हवा का सागर। अब हवा का सागर तो कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पर वायुमंडल को ही हवा का सागर कहा है, और इससे अर्थ यह है समीर सागर का मतलब है ये पूरा संसार। यानी फिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया। कवि कहते हैं हे बादलों, जिस प्रकार इस संसार में अस्थायी सुखों पर, सुख कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं, क्षण भंगुर होते हैं। तो अस्थायी सुखों पर जैसे दुख हमेशा मंडराते रहते हैं, हे प्रलयकारी बादलों, तुम भी हमेशा इस संसार सागर पर उसी प्रकार मंडराते रहते हो। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। इस संसार का हृदय जला हुआ है। अब हृदय जलने के दो कारण है। पहला कारण तो क्या है कि ग्रीष्म ऋतु अपने चरम पर है, अब वर्षा ऋतु आने वाली है, तो एक अर्थ तो ये है। दूसरा मुख्य अर्थ ये है कि संसार में जो पूंजीपति हैं उन्होंने श्रमिकों, किसानों, मजदूरों का शोषण किया है, इसलिए उनका हृदय जो है वो दुखी है, परेशान है, जला हुआ है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि हे बादलों, इस संसार के लोगों का हृदय जला हुआ है, इसलिए निर्दय विप्लव की प्लावित माया, तुम्हारी जो निर्दयी और निर्दयी बाढ़ की, अर्थात निर्दयी बाढ़ क्या होता है? निर्दयी होता है, बादलों से पानी बरसता है, बाढ़ की स्थिति बनती है। उसके लिए कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी हमेशा प्रलयकारी और निर्दयी जो बाढ़ की स्थिति है वो हमेशा बनी रहती है। अर्थात इस प्रकार तुम प्रलय का एक माहौल बनाते हो संसार में, उसी प्रकार तुम्हें हे क्रांतिवीरों इस संसार में क्रांति का माहौल बनाना चाहिए। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, यह तुम्हारी युद्ध की नौका, रणतरी कहते हैं युद्ध नौका को। युद्ध नौका से मतलब क्या है? इस प्रकार युद्ध में जाते समय सैनिक अपने साथ जो सामान लेकर जाते हैं नौका में भरकर, वैसे ही कवि कह रहे हैं कि हे बादलों, तुम्हारी जो युद्ध की नौका है वो भरी आकांक्षाओं से, लोगों के द्वारा तुमसे जो आकांक्षाएं लगाई गई, उम्मीदें लगाई गई, उनसे भरी हुई है। तात्पर्य यह है कि हे क्रांतिवीरों, लोग तुमसे आशा लगा रहे हैं कि समाज में क्रांति होनी चाहिए ताकि उन्हें खुशहाली मिल सके। घन भेरी गर्जन से सजग शुभ अंकुर उर्मे पृथ्वी के, हे बादलों, घन का मतलब बादल, भेरी गर्जन से, भेरी गर्जन का मतलब युद्धनाद, युद्ध के समय बजाई जाने वाली ध्वनि, नगाड़े, ढोल आदि। तो कवि कह रहे हैं कि हे बादलों, जब तुम गरजते हो तो तुम्हारी जो गर्जना है वो युद्धनाद के समान सुनाई पड़ती है, और तुम्हारी उस युद्धनाद को सुनकर अब पृथ्वी के हृदय में, उर यानी हृदय, पृथ्वी के हृदय में जो अंकुर, जो बीज अब तक सोए पड़े थे, वे भी अब क्या हो गए हैं? सजग हो गए हैं। तात्पर्य यह है कि समाज में क्रांति का उद्घोष सुनकर जो निम्न वर्ग के लोग हैं वे भी अब सजग हो गए हैं। और क्यों हो रहे सजग? नव जीवन की, उन्हें नया जीवन मिलने की आशा है, इसलिए हे प्रलयकारी बादलों, ऊंचा सिर करके वे बीज तुम्हारी ओर ताक रहे हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार पृथ्वी के अंदर दबे हुए बीज बादल बरसने की उम्मीद से अंकुरित होने लगते हैं, वैसे समाज में क्रांति होने की उम्मीद से निम्न वर्ग के जो लोग हैं वे भी अब क्रांतिवीरों से आशा लगाने लग गए हैं कि अब उनके जीवन में बदलाव होगा। तो ये यहाँ तक इसकी व्याख्या हो गई। इसी तरह से अगले पैरे की व्याख्या करते हैं। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार।
कवि कहते हैं, हे बादलों, जब तुम आकाश में फिरकर बार बार गर्जना के साथ तेज मूसलाधार बरसात करते हो तो ये संसार अपना हृदय थाम लेता है। हृदय थामने का मतलब क्या है कि ये संसार जो है भयभीत हो जाता है। विशेष रूप से भाव ये है कि जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं वे क्रांति की आवाज सुनकर, क्रांति का माहौल जब बनता है तो उसके उद्घोष से भयभीत हो जाते हैं। सुन सुन घोर 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 वज्र हुंकार, वज्र के समान गर्जना को सुनकर संसार डर जाता है। अर्थात तुम्हारी जो गर्जना है बादलों, वे वज्र के समान कठोर है। क्रांति के समय भी उसका उद्घोष इतना ही भयानक होता है। अब आगे चलिए। अशनि पात से सापित उन्नत शत शत वीर, शत विक्षत हत अतल संगी। हे बादलों, तुम्हारी बिजली गिरने की शक्ति से, अश्निपात का मतलब होता है बिजली गिरना, बिजली गिरना। हे बादलों, तुम्हारी बिजली गिरने की शक्ति से जो पेड़ पौधे हजारों सैकड़ों की संख्या में जो पेड़ पौधे उन्नति की ओर बढ़ रहे थे, लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, मानो वे आकाश को छूना चाहते हो, गगन स्पर्श यानी आकाश को छूना, वे भी अब तुम्हारी बिजली गिरने से मानो उससे शापित हो गए हैं और श्राप से पृथ्वी पर गिर पड़े हैं, क्षत विक्षत हो गए हैं। तात्पर्य यह है कि जब क्रांति की गर्जना समाज में होती है तो ऊंचे ऊंचे जो पूंजीपति हैं, बड़े बड़े पदों पर जो बैठे हैं वो भी धराशायी हो जाते हैं। ये इसका भाव है। अब यहां से अगला पैरा शुरू होगा, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, और ये चलेगा अपना ये यहां तक। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, एक मिनट इसको थोड़ा सा पेज ऊपर लेना पड़ेगा। ये देखिए, अब नीचे जो है हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, यहां से लेकर विप्लव रव में छोटे ही शोभा पाते, यहां तक ये एक भाव होगा। तो इसको हम फटाफट कर लेते हैं। देखिए, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। विप्लव रव का मतलब होता है, विप्लय का मतलब होता है प्रलय, या प्रलय को हम बाढ़ भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। और रव का मतलब क्या होता है, बहना। तो जिस तरह से प्रलय में या बाढ़ में जो जल बहता है उसकी यहाँ बात की गई है। अब हम बात करेंगे व्याख्या की। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, जो छोटे छोटे पौधे हैं जिनका वजन बहुत कम है, वे हरियाली से पूरित है, शस्य अपार, वे हे बादलों हिल हिल कर खिलखिलाते हुए हाथ हिलाते हुए तुम्हें बुला रहे हैं, क्योंकि बाढ़ के समय छोटे पौधे ही सुंदर नजर आते हैं, छोटे पौधे ही जो है वो शोभाशाली नजर आते हैं। तात्पर्य क्या है कि जब समाज में क्रांति होती है तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं वे बिल्कुल निम्न है, छोटे हैं, लेकिन जब समाज में क्रांति होती है, प्रलय का प्रतीक है क्रांति, तो उस समय वो अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, उन्हें वही शोभाशाली नजर आते हैं, क्योंकि पूंजीपति वर्ग के लोग तो आतंकित रहते हैं। चलिए, ये बात हो गई। इसके बाद में अट्टालिका नहीं है रे, यहां से लेकर शैशव का सुकुमार शरीर, ये एक पैराग्राफ है। ये जो नीचे लाइन लिखी है रुद्र पोषक शुद्ध तोष है, ये अगले पैरे में जो है इंक्लूड होगी, वहां हम इसकी व्याख्या करेंगे। थोड़ा समय से क्लियर करूं। देखिए, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। पहले तो हम ये देख लें अट्टालिका का मतलब क्या है। अट्टालिका का मतलब होता है ऊंची इमारतें। अब ऊंची इमारतें किसकी होंगी, जो श्रमिक हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनकी तो नहीं होंगी, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है, पूंजीपतियों ने उनका सारा धन जो है शोषण कर लिया। तो बड़ी बड़ी इमारतें किसकी है, पूंजीपतियों की। तो कभी कह रहे अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, ये जो ऊंची ऊंची इमारतें बनी है पूंजीपतियों की, ये इमारतें नहीं है, ये तो मानो आतंक के भवन है, क्योंकि इसमें रहने वाले पूंजीपति हमेशा निम्न वर्ग के लोगों को आतंकित करते रहते हैं। आतंकित करने का मतलब डराते रहते हैं। लेकिन आगे कवि क्या कहता है, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। पंख का मतलब होता है कीचड़, पंख किसको कहते हैं, कीचड़ को कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, कि जिस प्रकार जल का मतलब पानी, विप्लव यानी प्रलय या बाढ़, प्लावन यानी बहना, बाढ़ का जल जैसे कीचड़ पर ही बहता है, वैसे ही समाज में क्रांति के समय नुकसान भी पूंजीपतियों को ही होता है। पूछा जा सकता है कीचड़ किससे, कीचड़ का प्रतीक किसको माना है, या फिर कीचड़ शब्द का प्रयोग करके किससे जोड़ा है, तो पूंजीपतियों। शुद्र यानी छोटा, प्रफुल्ल प्रसन्न चित्त, जलज यानी कमल, कि छोटा कमल हमेशा प्रफुल्लित रहता है, जबकि उसके ऊपर से हमेशा पानी बहता रहता है। यानी कमल जो होगा तो पानी नहीं रहेगा, उसके ऊपर से कितना ही पानी छिटके, कितना ही पानी छलक जाए, लेकिन फिर भी वो प्रफुल्लित नजर आता है, प्रसन्न रहता है। वैसे ही निम्न वर्ग के लोग भी क्रांति के समय प्रसन्न रहते हैं। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। शैशव यानी छोटा बच्चा, शैशव का मतलब क्या है, शिशु या बच्चा। कि जिस प्रकार रोग हो या फिर कोई शोक हो, कोई कष्ट हो, लेकिन फिर भी छोटे बच्चे का जो कोमल शरीर है, सुकुमार यानी कोमल,
कोमल शरीर हमेशा प्रसन्नचित्त नजर आता है, हमेशा हंसता हुआ लगता है। वैसे ही जो पूंजीपति वर्ग से सताए हुए लोग हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, वे क्रांति के समय अत्यंत प्रसन्नचित्त हैं। तो यहाँ तक की व्याख्या एक बारे में हो जाएगी। अब अगली पंक्ति को हम नेक्स्ट पैराग्राफ में इंक्लूड करेंगे। तो क्या है, रुद्ध कोश है, क्षुब्ध कोश है। तो रुद्ध का मतलब होता है बंद करना, रुद्ध का मतलब क्या है, बंद करना। और कोश यानी खजाना, कोश यानी खजाना। क्षुब्ध का मतलब होता है दुखी, क्षुब्ध यानी दुखी या असंतुष्ट। कि रुद्ध कोश है, क्षुब्ध कोश है। जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, उन्होंने किसानों से जो धन एकत्र किया है उसको छीनकर, किसानों से धन को छीनकर खजानों में बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी वे दुखी हैं, उनको संतोष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब समाज में क्रांति हो गई है। और अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। अंगना का मतलब होता है पत्नी, स्त्री, स्त्री कह सकते हैं हम। तो अंगना अंग से लिपटे हुए भी आतंक अंक पर कांप रहे। समाज में क्रांति होने के कारण जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं वो अपनी स्त्रियों के साथ आराम से महलों में सोए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो आज क्रांति के डर से भयभीत हो रहे हैं, कंपायमान हो रहे हैं, कांप रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं ताकि आपको साफ दिखाई दे। देखिए अब आगे चलते हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। जो धनी वर्ग के लोग हैं, पूंजीपति हैं, वज्र गर्जन से बादल, तुम्हारी वज्र के समान गर्जना को सुनकर ही बादलों त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, अपने डरे हुए नेत्रों और मुख को छिपा रहे हैं। ये यहाँ तक की व्याख्या एक साथ हो गई। अब अगला जो पैराग्राफ है उसकी व्याख्या एक साथ होगी। क्या है, देखते हैं फटाफट। जीर्ण बाहु है, शीर्ण शरीर। जीर्ण शीर्ण दोनों का मतलब ही कमजोर होता है। तो कवि कहते हैं कि जो किसान है उसकी भुजाएं और पूरा शरीर जीर्ण शीर्ण यानी कि कमजोर हो गया है। इसलिए हे बादलों, हे क्रांतिवीरों, तुझे बुलाता कृषक अधीर। बादल मतलब क्रांतिकारी, ये आपको ध्यान रखना है, प्रतीक है। तुझे बुलाता कृषक अधीर, वह किसान अधीर होकर, दुखी होकर तुम्हें बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? क्योंकि उसकी भुजाएं और शरीर कमजोर हो गया है। कवि कहते हैं कि हे बादलों, वह किसान अधीर होकर तुम्हें बुलाता है क्योंकि उसका पूरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है। आप ये कह सकते हैं। हे विप्लव के वीर, हे क्रांतिवीरों, तुम्हें वह पुकार रहा है। क्यों पुकार रहा है? चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार। क्योंकि पूंजीपतियों ने उसके पूरे जीवन का सार ही छीन लिया है। अब तो उसके शरीर में हड्डियां ही शेष बची हैं। हे जीवन को पार लगाने वाले, जल रूपी जीवन प्रदान करने वाले क्रांतिवीरों या बादलों, तुम अब उसके जीवन को खुशहाल बना सकते हो, क्रांति करके उसके जीवन में परिवर्तन ला सकते हो। किसान और श्रमिक वर्ग के लोग तुमसे उम्मीद लगा रहे हैं। इस तरह से हमने बड़े सरल तरीके से इसकी व्याख्या कर दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई समस्या रहती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आपको 100% व्याख्या लिखना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम 100% व्याख्या लिखने की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।